Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड की कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो क्या नहीं बनती है, भटकने की बात नहीं बनती। सो आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस। नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें भी रहते हैं, बट मल्टीपल चॉइस रहती है ना, हमें एक लाइन आती है, उसमें 4 जो है आंसर्स रहते हैं, तो कभी कोई अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करता है, नहीं, ये नहीं करना चाहिए, गलत है। गलत आंसर यहाँ लिखो कॉमेंट में, बट यहाँ से सीख के जाओ, यही मेरा मोटो रहता है। सो ये स्टार्ट करने से पहले, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप क्या कर लीजिए, आप अपना काम कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए सेशन अटेंड करने के लिए, साथ में कॉमेंट करके बता दीजिए आप रेडी हैं, और लाइक कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। What are the 3 organs of the government? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के? ऑर्गन्स पूछा है, लेवल नहीं पूछा, कंफ्यूज मत होना कि लेवल हमने पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? सेंट्रल लेवल पढ़ा था हमने स्टेट लेवल पढ़ा था, और हमने पंचायती लेवल पढ़ा था। बट अभी यहाँ पूछा है ऑर्गन्स, किसके? सरकार के, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। ऑर्गन होती है ना, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, तो कौन से ऑर्गन है? क्या लेजिस्लेचर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है क्या, या जुडिशरी है, या सारे हैं? क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपको दूंगी 3 सेकंड, बहुत इजी है, बता सकते हो। चलो फटाफट से, मैंने कहा ना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, गलत करो सही करो, बट यहीं सीख के जाओ, यहीं से सीख के आप जाओगे। चलो ठीक है, इसका आंसर है लेजिस्लेचर, हाँ सही लग रहा है। एग्जीक्यूटिव भी बिल्कुल सही लग रहा है, जुडिशरी भी पूरा ही सही लग रहा है, यानी पूरा ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्या है? सारा सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने देखा था लेजिस्लेचर क्या करता है, ये भी सीखेंगे। लेजिस्लेचर करता है लाइक प्लानिंग का काम, जो प्लानिंग हो रही है और जो भी करना है, जैसे अगर मानो हमें अपने स्टेट के लिए कुछ नई चीज़ें करनी है, कुछ भी नया हॉस्पिटल्स बनवाने, स्कूल बनवाने, कोई भी मुहिम या कुछ भी ऐसी स्कीम लानी है, तो प्लानिंग होगी। चलिए उनने प्लान कर ली, देन एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? प्लान को इंप्लीमेंट करेगा, एक्शन में लाएगा कि हाँ आपने बता दिया ये स्कीम लानी है, सिर्फ औरतों के लिए लानी है, तो चलो अब उसके फंड वगैरह होगा और अवेयरनेस वगैरह फैलाई जाएगी, जो भी लग रहा है वो सब होगा, एक्शन में चीज़ें होंगी। देन जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट से रिलेटेड, जो हमें इंटरप्रेट करता है, जो भी लॉज वगैरह एक्शन में आते हैं या बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटरप्रेट करता है। आया समझ में? तो ये क्या है? ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। क्या है? तीनों ऑर्गन है, ये तीनों ही ऑर्गन है किसके? गवर्नमेंट के। ठीक है, आया समझ में? मजा भी आया और समझ में भी आया बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which right allows citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state? कौन सा इसमें राइट है, क्या अलाउ करता है सिटीजन्स को मूव टू कोर्ट? मतलब जो सिटीजन है वो कोर्ट में जा सकते हैं। भाई वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्यों जाएंगे? क्या शौक चल रहा है? ऐसे ही देखते हैं। इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर जो है राज्य उनके कोई भी फंडामेंटल राइट जो उन्हें इतने दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और भी है रिलीजन से रिलेटेड, एजुकेशन वगैरह, कल्चर से रिलेटेड, याद होंगे, बिल्कुल याद होने चाहिए। तो अगर उनका कोई भी खनन कर रहे हैं, वायलेट कर रहा है, जो स्टेट राज्य अगर ऐसा करे, किन के? हमारे। फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी भी, जो मेरे पास एक फंडामेंटल राइट है, जो मेरा एक अधिकार है, अगर उसमें जो है सरकार कुछ भी खनन कर रही, कुछ वायलेट कर रही है मेरे जो राइट को, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल कोर्ट में जा सकती हूँ। तो ये किसके अंदर आता है? क्या ये राइट टू इक्वालिटी में आएगा? जी नहीं, उसमें तो एक समानता के अधिकार की बात होती है। क्या ये राइट टू फ्रीडम पे आएगा? हाँ, आज़ादी से रहना है, कोई कुछ ना करे, ऐसा भी आ सकता है, बट एग्जैक्टली लग नहीं रहा। क्या ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ रहा है? एक्सप्लॉयटेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे राइट का वो खनन हो रहा है, ठीक है, वायलेट हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि हमसे चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्या आएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्या होगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। क्या आएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसका आंसर होगा डी। कब आप कोर्ट में जा सकते हो? किसके अंतर्गत? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आपको ये अधिकार देता है, आप कोर्ट जा सकते हो अगर राज्य, आपका जो स्टेट है, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। आया समझ में? चलिए, व्हाट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री?
इसमें से हमारी कंट्री को जो सिस्टम ऑफ कोर्ट है, मतलब जहाँ पे कोर्ट वगैरह का काम होता है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, आपको इनमें से कौन सा लग रहा है वो बताइए। क्या लेजिस्लेटिव है, क्या जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, या ऑल ऑफ दी अबव है? क्या लगता है आपको क्या होगा? चलिए देखते हैं। लेजिस्लेटिव भाई जो तो प्लानिंग वगैरह करते हैं, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव मतलब जो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं लग रहा है, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बचा कौन? जुडिशरी। जुडिशरी हम बोलते हैं ना जुडिशरी मतलब जज वगैरह से रिलेटेड, हम ये देखते हैं जुडिशरी के एग्जाम्स आपने सुनेंगे, यानी कोर्ट से रिलेटेड, जो कोर्ट से रिलेट करता है सिस्टम वो है जुडिशरी। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। और जुडिशरी क्या है? ये जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव क्या है? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे इन्हें? ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, इन विच ईयर नेपाल वॉज सक्सेसफुल इन एंडिंग द पावर्स ऑफ द किंग। किस साल में जो नेपाल है, नेपाल वॉज सक्सेसफुल इन एंडिंग द पावर्स ऑफ द किंग, जो किंग की पावर है उसको एंड करने में नेपाल किस साल सक्सेसफुल हुआ? मतलब मोनार्की चल रही थी ना 1990 में, मोनार्की मतलब हमने देखा था कैसे शुरू हुआ था सब कुछ, मोनार्की चल रही थी, मतलब राजतंत्र था, किंग का मतलब राज था, मतलब किंग और उसके जो भी अपॉइंटेड मिनिस्टर से बस वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते थे, जनता की कोई नहीं सुनता था, जनता की क्या डिमांड है, जनता अभी अपनी बात रखना चाह रही, कुछ नहीं सुना जाता था, ठीक है। तो कब इस प्रॉब्लम से निजात मिली, सॉल्यूशन मिला, मतलब कब फाइनली जो है नेपाल के जो वासी हैं, जो जनता है, सक्सेसफुल हुई क्या करने में? किंग के पावर को खत्म करने में। क्या 2004 में? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना था। क्या 2007 में? क्या 2006 में या 2005 में? फटाफट से बता दो, काफी लंबा हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। चलिए बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, देखते हैं कौन सही बताता है। देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 2006 में, ठीक है। कब करा था? 2006 में हमने डिस्कस किया था, हमने रीड भी किया था कि 2006 में क्या हुआ था, सक्सेसफुली जो है एंड हो गया था किसका कैरियर कह सकते हैं, किसका रोल, किंगडम का रोल और किंग का रोल, किंग की पावर सब खत्म हो गई थी 2006 में। खत्म करने में कौन सक्सेसफुल हुए? इतनी ज़्यादा मेहनत करके, मूवमेंट जो करके, इतना ज़्यादा परेशान होकर कहाँ की जनता ने, नेपाल की जनता ने राजतंत्र को खत्म कर दिया था। कब? 2006 में, 2006 में, ठीक है। चलिए, क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इज नोन एज। अगर क्रूअल, बहुत ही ज्यादा क्रूअल मतलब बेकार, कड़ा बहुत ज्यादा, अनजस्ट और अनजस्टिस हो रहा हो, गलत हो रहा हो हमारे साथ, तो यूज ऑफ पावर, अगर कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रूअल्टी दिखा रहा है ना, साथ में अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा भी उठा रहा है, उसके रहते अगर उसकी अथॉरिटी है, गलत फायदा उठा रहा है, किस तरीके से गलत फायदा उठा सकता है भाई? आपका जो है, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स का खनन करके, या आपकी बात पे ध्यान नहीं देके, मतलब आपको परेशान करके, जो मन माना उनका, जो भी मन कर रहा है, जो भी उन्होंने फैसला ले लिया, बना दिया, जो है जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो ऐसा क्रूअल और अनजस्ट जब क्या होती, पावर होती है, अथॉरिटी हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको आइडियल बोलेंगे? नहीं, आइडियल पर्सन तो हम बोलते हैं कि भाई अच्छी चीज़ हो जाएगी। आर्बिट्ररी, ट्रिनी या नन ऑफ द अबव? क्या हो सकता है? टिरनी होगी, आर्बिट्ररी होगी, आइडियल होगा, वो होगी टिरनी। क्या होगी? टिरनी, जिसका मतलब है कि भाई क्रूअल और अनजस्ट यूज ऑफ पावर। अगर आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आप उसका क्रूअल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब अनजस्ट, मतलब किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं बेसिकली, और बहुत ज़्यादा क्रूअल है ना, तो क्या है? इसको बोलेंगे टिरनी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो भाई किस राइट के अंतर्गत, किस राइट के अंदर ये आता है कि सब जो है, सब कौन, सारे पर्सन इक्वल हैं कानून के सामने। कानून के सामने किस राइट के अंदर जो है सारे पर्सन एक है? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आई होप आपने तो लगा भी दिया होगा। क्या राइट टू फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली जब इसमें क्लियर लिखा है कि ऑल पर्सन आर इक्वल, कानून के सामने सब इक्वल है, तो यानी क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, हमारे एक समानता का अधिकार। तो क्या है ये? राइट टू इक्वालिटी। वेरी इजी, सबने सही लगा भी दिया होगा। चलिए आगे चले। अ डैश स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। किस इनमें से इन जो है ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन हम चूज करें, इसमें डालें कि जो सही होगा इस स्टेटमेंट में? क्या स्टेटमेंट है कि एक स्टेट जो क्या करे,
जिसमें वो ऑफिशियली प्रमोट ना करे कोई भी रिलीजन को। मतलब जैसे मैं स्टेट की हेड हूँ, अगर हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रही हूँ, सिर्फ वही काम कर रही हूँ, हिंदू से रिलेटेड उन्हीं पे ध्यान दे रही हूँ, या मैं सिख से रिलेटेड काम कर रही हूँ, मुस्लिम से रिलेटेड काम कर रही हूँ, मतलब एक ही रिलीजन पे फोकस कर रही हूँ, उन्हीं से रिलेट करके काम कर रही हूँ, उन्हीं को प्रमोट कर रही हूँ बेसिकली, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? मतलब अगर इसको नहीं कर रही, मतलब ये है कि नहीं कर रही, इसका क्वेश्चन है डज नॉट, सॉरी नॉट में मैं बोलती हूँ ना, ध्यान रखो। तो मतलब जब स्टेट ऐसा नहीं करता, मतलब किसी भी एक रिलीजन को स्टेट जब क्या नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, प्रचार नहीं करता कि हाँ मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं हिंदू रिलीजन का ही प्रचार करूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं कर रही तो इसको क्या बोलेंगे? ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे? क्या हम डेमोक्रेटिक स्टेट बोलेंगे, सेक्युलर स्टेट बोलेंगे, मोनार्किकल बोलेंगे, या इंडिपेंडेंट बोलेंगे? डेमोक्रेटिक है क्या? हाँ, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वो तो ठीक है, बट इसको बोलेंगे सेक्युलर। क्या है? हमने कई बार पढ़ा है सेक्युलर मतलब एक समान रहना, मतलब सारे धर्मों को एक समान अधिकार, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं कि आप अपने जो है रिलीजियस परफॉर्म मत यहाँ कीजिए, आपकी जो भी रिचुअल्स है यहाँ परफॉर्म मत कीजिए क्योंकि आप दूसरे धर्म के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो राज्य है, जो स्टेट है, इन चीज़ों से जो है बिल्कुल अलग रखता है खुद को कि किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट करे, बिल्कुल नहीं कर सकता कोई भी राज्य। तो इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेक्युलर स्टेट। आया समझ में? आया समझ में तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, चलो फटाफट से। ओके, सेक्युलर। आगे बढ़े, ग्रीन सिग्नल भी आ गया। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट, आता है और पता होना भी चाहिए भाई। जिन संविधान के दम पे हम इतने खुश रहते हैं, इतना इक्वली हमें ट्रीट किया जाता है, हमें आज़ादी है, तो क्या है भाई कि कौन है इनके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, क्या राजेंद्र प्रसाद है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, या महात्मा गांधी हैं? महात्मा गांधी का नाम तो हमने फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है, उनको तो ये तो नहीं आएंगे, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बुलाएंगे, तो राजेंद्र प्रसाद है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर को टिक कीजिए, फटाफट से आंसर को टिक तो नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन लिखिए, क्या बी है या सी है, कौन सा ऑप्शन है? फटाफट से, 5 सेकेंड है आपके पास, 1 2 3 5। देखते हैं इसका आंसर किसका सही आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लगभग सबने सही लगाया होगा क्योंकि हमने तो उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट रीड भी किया था। उन्होंने क्या लिखा था ये याद है किसी को? काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट था, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि ये भी हमें रिकॉल होना चाहिए ना चैप्टर का, ताकि ये चीज़ें साथ में हम याद करते चलें। ये सॉल्व कर रहे हैं बट चैप्टर भी डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। क्या था उसमें यही कर रहे थे ना वो, कि उन्होंने यही कहा था ना कि भाई जो शेड्यूल कास्ट वाले वो भी इन एक्टिविटीज़ में आके, चाहे सिविल सर्विसेज हो गई चाहे गवर्नमेंट हो गई, इसमें पार्टिसिपेट करें क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है। जो बड़ी कास्ट, स्पेशली जो सो कॉल्ड हिंदू ऑफिसर्स, उन्होंने ये भी लिखा था कि जो हिंदू ऑफिसर्स हैं अगर उनके पास अथॉरिटी रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन की तो भाई जो शेड्यूल कास्ट है उनके बारे में कोई ध्यान देगा ही नहीं इतना। इसीलिए भाई आप जो शेड्यूल कास्ट के लोग खुद से ही पार्टिसिपेट करो किन चीज़ों में, देश से रिलेटेड, देश की गतिविधियों में। जैसे आप सिविल सर्विसेज की जॉब्स में आओ, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन या आप गवर्नमेंट में आओ, तो आप ये सब उन्होंने कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो रही बात कौन है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चले आगे, चले बढ़ते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिनिश द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। कॉन्स्टिट्यूशन तो बनने लग गया था, ठीक है, बना था, उसमें लंबा वक्त भी लगा था। लगभग 300 लोग, 300 पीपल थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लिख रहे थे, बना रहे थे। आप समझ रहे हैं उनकी मेहनत, उनका सपना एक अच्छे भारत का, आज़ाद भारत का, सब जो जनता खुश रहे, किसी को भी कुछ मतलब हर किसी के बारे में सोचा, किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो छोटी कास्ट का हो, बड़ी कास्ट का, औरत आदमी, बच्चे बूढ़े, सबके बारे में सोच के क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा 300 लगभग लोगों ने। तो कब कंप्लीट हुआ ये जो हमारा प्यारा प्यारा संविधान? क्या 1947 में कंप्लीट हुआ? आज़ादी मिली थी देश को, इतना याद है, इतना याद आ रहा है, इससे ज़्यादा तो अभी याद आ नहीं रहा आप लोगों को। मुझे तो याद है, मुझे तो पता है क्या ऐसे। क्या 1946 में था या 1949 में था या 1950 में था? बताइए फटाफट से क्या हो सकता है आंसर। चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन छोड़ देती हूँ, मैं आपके लिए ऑप्शन छोड़ दी। अब आप बताइए बी है या सी है, फटाफट से बताइए। याद आ रहा है 46 था या 49 था? क्या था, क्या था, कब बना था? 1949 में। कब बन के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हुआ था, फिनिश कब हुआ था ड्राफ्ट होना? 1949 में। अच्छे से याद रख लीजिए, 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के कंप्लीट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In which year did Indian leaders make a demand for a constituent assembly? किस साल में, किस ईयर में जब भाई इंडियन लीडर्स को लगा, उन्होंने डिमांड करी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की।
अंग्रेज़ों का राज था उस वक्त, क्या था, अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का राज आप समझ सकते हैं, इन पूरे इसमें ईयर्स पूरे कंप्लीट वो हो रहे हैं, चाहे वो 1919 में था या 1929 में था, 1934 में था या 1947 में था। कब जो है इन लोग जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने क्या करा, डिमांड करी कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जहाँ पे हम अपने देश से रिलेटेड हमारे संविधान के बारे में बात कर सकें, लिख सकें। तो कब हुआ था ये, 1934 में। कब हुआ था ये शुरू, ये कब बात रखी थी, इन्होंने डिमांड करी थी 1934 में, ठीक है। किस किस का सही था, उम्मीद करती हूँ आधे से आधे का तो सही हो ही सकता है, 80% लोगों का। द पॉलिटिकल सिस्टम इन नेपाल टिल 2006 वॉज, बहुत ईजी, वेरी ईजी। पॉलिटिकल सिस्टम नेपाल की 2006 तक कैसी थी, हम इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, राजतंत्र राजतंत्र कह रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप था क्या, डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, पंचायती तो हटाई, तो क्या डिक्टेटरशिप था या मोनार्की था। वेरी इजी, जो इसका आंसर है वो है डी, मोनार्की था। मतलब राजतंत्र था ना, राजा का राज था, राजा की मर्जी चलती थी, जनता का कोई सुनते ही नहीं थी बात। तो तभी तो जनता परेशान होके क्या हुआ, इतना ज़्यादा उन्होंने आंदोलन वगैरह किया और फाइनली 2006 में उन्हें इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से निजात मिली, ठीक है। राजा को ही हटवा दिया ठीक है। चलिए, इसे कहते हैं किसकी पावर, पब्लिक की पावर, ठीक है। आप भी पब्लिक हो, आपके पास भी पावर है, बट गलत चीज़ के लिए, जो गलत हो रहा है आपके साथ, तब यूज़ करिए, बेफिजूल में अपनी पावर अथॉरिटी कहीं गलत जगह यूज़ मत कीजिए। What is the third tier of government in India? सॉरी, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। थर्ड टीयर कौन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्या पंचायती राज है। हमने देखे थे ना 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा था एक सेंट्रल लेवल था, एक कौन सा था, स्टेट लेवल था, तीसरा कौन सा था, अब तो याद आ ही गया होगा, पंचायती राज था। कौन सा था, पंचायती राज। कौन सा लेवल था, पंचायती राज। आया समझ में। चलिए, all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. Which part of the constitution says this? इतनी बड़ी लाइन मैम, तीन तीन कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कितना सब कुछ आ गया, रिलीजियस भी आ गया, लिंग्विस्टिक भी आ गया, क्या हो रहा है मैम। ये कुछ नहीं, आपको बस बताना है कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, किस राइट के अंदर आती है, स्टेटमेंट समझे। चलिए, ऑल माइनॉरिटीज, भाई जिनकी नंबरिंग कम है, माइनॉरिटी में जो बेसिकली, या रिलीजियस, सारे धर्म, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड कह लीजिए, कैन सेट अप देयर एजुकेशनल ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब खुद के, चाहे वो कोई भी धर्म के हो गए, माइनॉरिटी वाले हो गए, अगर अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो खोल रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए और डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिख धर्म की हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं कुछ एजुकेशनल ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन खोल रही हूँ जहाँ पे मैं सिख धर्म से रिलेटेड बातें करूँगी, बातें बताऊँगी, ताकि वो प्रिजर्व हो, बचे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, मेरे धर्म वालों को, ठीक है, लोगों पे जानकारी पहुँचे इस चीज़ से रिलेटेड। क्या मुझे ये करने का अधिकार है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार। तो ये किस राइट के अंदर आता है, क्या ये आपके फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है, प्रेम्बल के अंदर आता है। ऑब्वियसली ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, इतने सारे राइट्स हमने पढ़े थे, उसके अंदर ये आता है, ठीक है। और इसको कौन से राइट बोलते हैं ये भी बताइए। ये तो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, हमें पता है, बट इसका एक अलग नाम है, इसका एक नाम है राइट के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर मेरा कोई रिलीजन है, उससे रिलेटेड मैं कुछ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहती हूँ, अपने धर्म को बचाना, उसको प्रिजर्व करना है, उसके बारे में एजुकेशन देना चाहती हूँ, प्रीचिंग देना चाहती हूँ, तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। ये मेरा बेसिक अधिकार है, कोई इसको रोक नहीं सकता, मुझे इसके लिए कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये संविधान में लिखा है, फीचर ही है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए, ओके, राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स आज़ादी। आज़ादी किसको नहीं पसंद है, सबको बड़ी पसंद है, सबको बड़ी पसंद है, और सबको आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है। तो राइट टू फ्रीडम क्या इंक्लूड करती है, इसका आंसर तो आप बड़े आसानी से कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। आपको बड़ी पसंद है ना आज़ादी की, मम्मी खेलने जाने दे, टीवी देखने दे, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या ही करना। राइट टू मेक चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज वर्क, क्या जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम करवाना, मजदूरी करवाना, क्या ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इतना याद है हमें, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर कुछ आता था, ठीक है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लोगों का, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक राइट था, तो उसमें ज़रूर आता है ये, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हुआ, इसको कट कर देते हैं। राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ऐसा भी कुछ था कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो भेदभाव का जो हमारे पास राइट है, ऐसा कोई राइट था क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रखना,
अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरी आज़ादी, पूरा फ्रीडम। क्या ये है फ्रीडम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नन ऑफ दी अबव नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारा एक अच्छा सा बढ़िया सा बड़ा सा आंसर मिल गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का और खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार किसके अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। आया समझ में? चलिए देखिए सी पे आया आपका। Who among the following were members of the Constituent Assembly? इनमें से कौन से लोग जो थे मेंबर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। क्या जवाहरलाल नेहरू थे? याद है, अगर हमने फर्स्ट इमेज जो हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखे थे कि 1934 में डिमांड करी थी, तो उसमें हमने देखा था कि नेहरू जी एड्रेस कर रहे हैं असेंबली को, हमने कुछ ऐसा देखा था। तो हाँ वो हैं। ए के अय्यर भी थे, जिन्होंने क्या बात कही थी? ए के अय्यर ने क्या बात कही थी कि ए के अय्यर कह रहे थे कि मुझे जनता पे फेथ है, भरोसा है, इसीलिए भरोसे पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जनता अपने से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती है। तो ए के अय्यर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा कि अमंग द फॉलोइंग, मतलब सब लोग जो मेंबर्स थे किसमें प्रेजेंट थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे सब मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू हो गए, ए के अय्यर हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। ठीक है, दिख रहा है? सही है। किस किसने सही लगाया था? चलिए सही लगाया था तो फटाफट से भाई लाइक कर दो इस खुशी में। इसी के साथ आपके जो एमसीक्यूज है बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, जानकारी भी मिली होगी और लगभग सबने आंसर सही भी किए होंगे। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% मुफ्त में अवेलेबल है। तो जरूर एक्सेस करें, देखें, फायदा उठाएं और कुछ सीखें। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वहां मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।